Jai Hind students. Today we will discuss about different regions of a spectrum. There is frequency and wavelength. Unit of frequency is hertz and unit of wavelength is meter. So there is range of frequency and range of wavelength, and there is visible spectrum also, and visible spectrum have wavelength 400 nanometer to 750 nanometer, and that visible range is in between UV and IR. So you can observe in this spectrum that increasing and decreasing order of frequency and wavelength, there is different regions that names are gamma rays, X rays, UV rays, IR, microwave, radio wave and long radio waves. So there are different regions, they have different range, so you have to remember these range. Okay, आपको ये डायग्राम कॉपी में बनाना है और इसकी रेंज को याद रखना है विद नेम। और आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ये विजिबल रेंज में कौन कौन से कलर्स आते हैं, आपको ये पता होगा आई थिंक। विब ग्योर, विब ग्योर, वी इज violet, I indigo, B blue, G for green, Y for yellow, O orange and R for red. So VIBGYOR is visible spectrum and its range is 400 nanometer to 750 nanometer. अब अलग अलग कलर्स के लिए इसकी रेंज अलग अलग है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 450 पे क्या कलर होगा, 550 के अप्रॉक्स क्या होगा, 650 पे क्या होगा, ओके 700 के अप्रॉक्स कैसा कलर होगा। तो हम डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट कलर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और इसमें आपको स्पेक्ट्रम में रीजन के साथ कलर्स भी याद रखने हैं, और विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा जितने भी रेडिएशंस हैं वो कलर नहीं होते, यानी इनविजिबल होते हैं। ओके ओके नेक्स्ट इज C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, को याद रखना है। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, जहाँ C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो आप पहले से जानते होंगे। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ये आपका असाइनमेंट और होमवर्क है कि आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम 2.3, 2.4, 2.5, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है खुद। ओके इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क असाइनमेंट होगा। इसमें से एक प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई है, कैलकुलेट wave number and frequency of yellow radiation having wavelength 5800 angstrom। अब इसमें देखिए वेव नंबर क्या होता है, ये आपके लिए हो सकता है नई चीज़ हो। आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये पता होगा, इनके डेफिनेशन पता होगी, यूनिट भी। और अब हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ के अलावा वेव नंबर की। वेव नंबर कैसे डिनोट करते हैं, न्यू बार। ओके न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, यानी ये रेसिप्रोकल है। वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये इसके डेफिनेशन हो गई। इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ यूनिट, यानी आप जानते हैं कि लेमडा को हम सेंटीमीटर या मीटर से मेज़र कर सकते हैं, मीटर में। इसे हम यूनिट देखेंगे वेव नंबर की तो क्या होगी, पर सेंटीमीटर या पर मीटर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ओके सो स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के। अगर आप खुद कर लेते हैं ओके, वरना बुक से आप देख के करिएगा, उसे समझिएगा। और अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके नेक्स्ट इज पार्टिकल नेचर ऑफ EMR। EMR क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए अभी तक हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, आपने पढ़ा है, उसमें हमने उसके वेव नेचर को स्टडी किया है। इसमें पार्टिकल नेचर को बताया गया, इसी को हम बोलते हैं डुअल बिहेवियर। ओके इनका डुअल बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डुअल बिहेवियर का मतलब एक उसका वेव नेचर और दूसरा उसका पार्टिकल नेचर। तो यहाँ हम बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। सम थियरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट पार्टिकल नेचर। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो वेव नेचर से उसके डिफाइन किए गए, एक्सप्लेन किए गए, तो उनको एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें उसका वेव नेचर या वेव थियरी से उसके हम एक्सप्लेन करके
सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तब वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी इसके पार्टिकल नेचर की भी। तब हमने इस पार्टिकल नेचर को यहाँ पर स्टडी किया और इनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें हम स्टडी करेंगे इसके पार्टिकल नेचर को। सेकंड इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, both are very important. Third is variation of heat capacity of solid as a function of temperature, and last one is line spectra of atom with a special reference to hydrogen. H is हाइड्रोजन। अब देखिए ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, यहाँ पर जब हम एक एटम के बारे में स्टडी करते हैं उसके स्पेक्ट्रा देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा होता है और उसमें कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। इस तरह से जब उसके स्पेक्ट्रा को आप स्टडी करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है ये, तब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम है जिसमें एक हाइड्रोजन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है उसमें, और उसमें जो आप स्टडी करते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी एटम्स में भी वैसा ही होता होगा। ओके, तो हम इसको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे और उससे एज्यूम कर लेंगे कि ये चीज़ें बाकी एटम्स में भी ऐसी होती होंगी, यानी कि एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक आइडिया हमें मिल जाता है उसके स्पेक्ट्रा से। ओके, तो उसके लिए हम जब स्टडी करेंगे तो ये एक अलग से टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें फुंड सीरीज़, पास्टन सीरीज़, लाइमन सीरीज़, ओके, ये सब आएगा तो हम उससे बात करेंगे। अभी हम वन बाय वन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसको डिस्कस करेंगे, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो सबसे पहले आपको देखिए आपके माइंड में आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन वर्ड से क्या, रेडिएशन मतलब रेज निकल रही है, और ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर भी आप जानते हैं कि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट में अगर ब्लैक, जैसे गर्मियों में आप ब्लैक कलर पहनते हैं तो क्या होता है, ब्लैक कलर लाइट को यानी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है तो ज़्यादा गर्मी लगती है आपको उसमें। तो अब यहाँ से आपके माइंड में चीज़ आनी चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी वो एब्जॉर्ब तो करता है और फिर उससे रेडिएशन भी होता होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है अब, ठीक है। इसकी आप डीप स्टडी में जब जाएंगे अंदर तक आप इसकी बात को समझेंगे कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आएगी आगे। अभी देखिए क्या है, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन्ड अबव वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने 1900 में दिया था। क्या होता है इसमें, हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, यानी हॉट ऑब्जेक्ट जो हैं जिनका टेम्परेचर हाई हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं। इमिट करने का मतलब उससे रेज निकलती हैं, रेडिएशंस निकलते हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी अब जो रेज वो निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो एक वाइड रेंज है, यानी ज़्यादा कम भी हो सकती है। एक रेंज होती है पर्टिकुलर जिस वेवलेंथ की रेज उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। एट हाई टेम्परेचर एन अप्रिशिएबल प्रपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज़ इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखिए जब रेज निकलती हैं और अगर उसकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी मैच करती है विजिबल रीजन से तो वो कलर भी दिखाई देता है। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड अ हायर proportion of shorter wavelength like blue light is generated। ओके, यानी जब आप किसी एग्जाम्पल को लेकर अगर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम उसे हीट करते जाते हैं तो उसके कलर से उसके फ्लेम जो होगी या उस ऑब्जेक्ट का कलर जो होता है उसके सराउंडिंग में क्या आपको दिखाई देता है कि उसका कलर चेंज होता जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन एन आयरन रॉड इज़ हीटेड इन फर्नेस मतलब भट्ठी में, यानी बहुत हाई टेम्परेचर जहाँ पर उसे दिया जाता है, फर्नेस का मतलब, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। ठीक है, पहले आयरन की रॉड है तो वो क्या होता है, आप भी जानते हैं इतना कि आपको जब उस गर्म करना होता है किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत देर तक अगर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड, यानी जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर उसको लगातार बढ़ाते जाएंगे उसका उतना ज़्यादा वो रेड कलर का होता जाता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, फिर कंटिन्यूसली अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेडिएशन इमिटेड बिकम्स वाइट। ठीक है, एक टाइम के बाद वो रेड, बहुत डार्क रेड होने के बाद फिर वो कंटिन्यूसली हीटिंग से वाइट कलर दिखाई देगा एंड देन बिकम्स ब्लू एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब कंटिन्यूसली बहुत हाई टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वाइट, रेड के बाद वाइट, वाइट के बाद ब्लू पे आ जाता है। दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
ठीक है, यानी कि एक हाई टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इंटेंस कलर जो है रेड का, वो मोस्ट इंटेंस कलर टेम्परेचर हाई करने पर उसमें रेडिएशन जो होगी वो रेड कलर की होगी। एंड ब्लू रेडिएशन इज़ मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर, यानी अब ब्लू कलर का रेडिएशन उससे हाई टेम्परेचर पर ब्लू कलर रेडिएट कर रहा है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस हैं, यानी उसकी वेवलेंथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ओके, डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, यानी वेवलेंथ चेंज होगी, कलर चेंज हो रहा है यानी वेवलेंथ भी चेंज होगी, और डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट इंटेंसिटी के कलर की दिखाई देती है वो चीज़। अब ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर इमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। जब अलग अलग मैटर होता है, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिसका मैटर अलग 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 चीज़ों से बना है, और उसे हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं, तो उनसे इमिट होने वाली रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होती है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि डिफरेंट मैटर होगा तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, और अगर उसे हम डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसमें से इमिट होने वाली रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी वेरी करती है। ओके, तो यानी यहाँ पर एक नॉलेज आपको मिलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर उसका जो कलर चेंज हो रहा है वो उस मटेरियल के एटम्स के डिफरेंट टाइप्स पर और डिफरेंट टेम्परेचर पर रेडिएशन अलग अलग रेडिएट करने से, इमिट करने की वजह से वो हमें अलग अलग कलर का दिखाई देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ देखिए ग्राफ है, ये बुक से आपके है एनसीईआरटी, वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप एंड ब्लैक बॉडी, ये कैसे दिखा रहे हैं अभी हम इसके बारे में बात करके फिर आते हैं इस पे ग्राफ में। एन आइडियल बॉडी, अब देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे ब्लैक बॉडी जो बात कर चुके हैं हम, विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी यूनिफॉर्मली, यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट्स की बात हो रही थी, तो ये कह रहे हैं ऐसी आइडियल बॉडी जो हर तरह की फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकती है या इमिट कर सकती है, is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation। तो जब आपसे ये डिफाइन करने को कहा जाए तो आप इसे लिखेंगे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, यानी एक ऐसी आइडियल बॉडी जो किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट को इमिट कर सकता है और किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ऐसी बॉडी को आप क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, जैसे हम आइडियल की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ 100% आइडियल जल्दी आपको पता है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, या हम प्रैक्टिकल में ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते, थियोरेटिकली किसी चीज़ को बताया जाता है, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो इन्होंने कहा नो सच बॉडी एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस। कार्बन ब्लैक एक एग्जांपल है, कार्बन ब्लैक अप्रॉक्सीमेटली फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी, यानी 100% तो नहीं लेकिन उसके बहुत क्लोज है, उसके बहुत नियर बाई है, यानी वैसा ही बिहेव करता है उसके जैसा। A good physical approximation to a black body is a cavity with a tiny hole, यानी बहुत स्मॉल होल होता है, जैसे उसमें इमेजिन करें, which has no other opening, जो एक होल है यहाँ पर देखिए, उसके अलावा इसमें कोई होल नहीं है, चारों ओर से क्या है, कवर्ड है, एक स्मॉल होल है सिर्फ उसमें। सो एनी रे एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल, यानी एक बार देखिए रेज अंदर जाती है तो फिर अंदर जाने का इसकी डायरेक्शन देखिए यहाँ है, फिर इसकी वॉल से कोलाइड करके स्ट्राइक करके फिर यहाँ से यहाँ टकराती है, फिर यहाँ से यहाँ टकरा रही है, या इधर जा रही है, इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, यानी वो फिर बाहर नहीं निकल पाएगी, वो होल जहाँ पे है वहीं से वो इंटर करने के बाद एक बार फिर उसकी वॉल से अंदर ही टकराती रहेगी, ऐसे कंटिन्यूसली देखिए, ऐसे कई सारे रेज टकरा टकरा के आपस में वो अंदर ही रह जाएगी, यानी वॉल से बार बार टकराती रहेगी और अंदर ही रहेगी, फिर वो बाहर नहीं आ पाती, तो ऐसे माना जाता है कि वो अंदर ही एक बार गई तो एब्जॉर्ब हो गई। विच हैज़ नो अदर ओपनिंग, एनी रे एंटरिंग होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल, ठीक है, अपनी वॉल से यानी अंदर टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड विल बी इवेंचुअली एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स। तो ये माना जाता है कि बार बार वो स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं वॉल से, और कंटिन्यूसली होते होते अंदर ही अंदर वो अंदर ही रह जाती हैं, और उससे हम मानते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो गए। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज, रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज, तो एक टेम्परेचर होगा उसका, और अगर वो एब्जॉर्ब करिए तो उसका टेम्परेचर उससे इंक्रीज भी हो सकता है। with the increase of wavelength,
reaches a maximum value of a given wavelength and then starts decreasing with further increase of wavelength। यानी उसका जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं पहले वो एब्जॉर्ब करती हैं, उनका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो एक टाइम के बाद उसके वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, तो वेरिएशन भी हम वेवलेंथ में उसमें वेवलेंथ की वेरिएशन को भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पर अगर कोई एटम है उसमें जो ऑसिलेशन हो रहा था, जो रेडिएशन हो रहा था वो चेंज होगा, अगर उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी वेवलेंथ की रेंज भी वेरी कर जाती है। एज शोन इन फिगर, as the temperature increases maximum of the curve shift to shorter wavelength। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं इस ग्राफ में वेवलेंथ है लैम्डा नैनोमीटर में और यहाँ इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी कब इंक्रीज हो रही है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इसका मैक्सिमम इस कर्व में यहाँ पर मैक्सिमम होगा और इस कर्व का मैक्सिमम यहाँ पर होगा। ये टेम्परेचर है, देखिए T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो ये टेम्परेचर हाई है। इसमें हाई टेम्परेचर पर इंटेंसिटी क्या है, हाई है, ठीक है, और वेवलेंथ शॉर्टर है। और इसमें देखिए टेम्परेचर लो है तो इसकी इंटेंसिटी लो है और इसकी वेवलेंथ क्या है, हाई है। पहले वाले से इसकी वेवलेंथ यहाँ आ रही है अगर अप्रॉक्स 1000 और इसकी आ रही है 1500 के अप्रॉक्स, यानी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर आप इंटेंसिटी देख रहे हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन वेवलेंथ घट रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस दोनों डायग्राम को आप बनाएंगे और ये थियरी भी आप लिखेंगे इसमें, ओके, इस टॉपिक में। अब देखिए फिर सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो क्या है, वेवलेंथ के चेंज होने से वेरी होती है, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। बट एबव एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट। और इसको भी उन्होंने कहा कि ये वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और हम बात कर चुके हैं पार्टिकल नेचर के भी इसके। तो मैक्स प्लैंक ने देखिए बताया था, ये मैक्स प्लैंक arrived at a satisfactory relationship by making an assumption that absorption and emission of radiation arises from oscillator। oscillation जानते हैं आप, जो अपने पोजीशन पे ही, जैसे सॉलिड में भी आप मानते हैं कि वो चीज़ वहीं पे वाइब्रेट करती रहती है, उसमें ऑसिलेशन होता है। एंड ऑसिलेशन इज चेंज बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कोई अपनी पोजीशन फिक्स है उसकी और वो अपनी पोजीशन पे वो मूव करता रहता है, थोड़ा मूवमेंट उसमें होता रहता है, वाइब्रेशन होता रहता है। और अगर किसी रेज से वो किसी रेज से या लाइट से वो इंटरेक्ट करता है तो उससे उससे एनर्जी मिलती है, और उसकी एनर्जी मिलने से उसके वाइब्रेशन में, उसके ऑसिलेशन में चेंज आएगा, और उसके ऑसिलेशन में चेंज आने से उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी चेंज आएगा, यानी उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है। So Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks ऑफ एनर्जी। देखिए चंक्स क्या बोलते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स को बोलते हैं, ठीक है, चंक्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स। ही सजेस्टेड दैट एटम एंड मॉलिक्यूल could emit or absorb energy only in discrete quantities। यानी इन्होंने कहा कि छोटे छोटे पार्ट्स में एटम या मॉलिक्यूल इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, तो वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी में होते हैं, यानी वो कंटिन्यूस भी होते हैं लेकिन उसमें एक डिवीज़न आता है जो छोटे छोटे पार्ट्स में वो चीज़ होती है। जैसे कि आपने 10th क्लास में बताया होगा आपको कि एक फ़ोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा था आपने, जिसमें हम कहते हैं सनलाइट से वो डिकम्पोजिशन होता है। सनलाइट में क्या होता है, फोटोन, शायद आपने ये टर्म सुना हो। फोटोन हम बोलते हैं एच न्यू को, ओके। फोटोन का मतलब E इक्वल टू एच न्यू। E इज़ एनर्जी, H इज़ प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए E इक्वल टू एच न्यू फार्मूला आप यहाँ पढ़ रहे हैं। सो एंड नॉट इन अ कंटिन्यूस मैनर। अब देखिए ये कंटिन्यूस होता भी, जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये ऐसे होता है कि छोटे छोटे पैकेट्स में है और ये इस तरह से कंटिन्यूस है, यानी ये कंटिन्यूसली ट्रांसमिट भी हो रहे हैं लेकिन ये एक छोटे छोटे बंडल्स में या पैकेट्स में होते हैं। ऐसा माना गया है कि एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स, इनको हम फोटोन बोलते हैं। ही गेव द नेम क्वांटम
to smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. The energy of a quantum of radiation is proportional to its frequency and is expressed by this equation. E is equal to h न्यू, मतलब E is directly proportional to न्यू, यानी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी हाई होगी। ओके, यानी एनर्जी कब इंक्रीज़ होती है, जब उस लाइट की या रेज़ की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। इसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं अगर प्रोपोर्शनैलिटी, तो क्या होगा, इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। ये फार्मूला है जहाँ ई एनर्जी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रिक्वेंसी है। प्लैंक कांस्टेंट इसे बोलते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम मैक्स प्लैंक था। सो एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट एंड हैज़ द वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 10⁻⁻34 ऐसे लिखेंगे आप। ओके, ये ऐसे है, ऐसे लिखिएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल क्या है बताइए, एच क्या होगा, ई एच इजक्वल टू हम लिख सकते हैं ई बाई न्यू। ई क्या है, एनर्जी जिसकी यूनिट होती है जूल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता होगी, ओके, पर सेकेंड, जो ऊपर जाएगी तो सेकेंड हो जाएगी, तो जूल सेकेंड इसलिए इसकी यूनिट है। और ई इजक्वल टू देखिए दिया हुआ है कि ये एक होल नंबर में होता है, यानी ज़ीरो होगा या फिर एच न्यू होगा या फिर 2h न्यू 3 एंड सो ऑन, मतलब n दे दिया, यानी 1 2 3 0 1 2 3 के बाद एंड सो ऑन, यानी n स्मॉल n का मतलब कोई भी नंबर हो, वो उसी तरह से इंक्रीज़ होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एक फिक्स नंबर होता है, एक फिक्स एनर्जी है, एक फिक्स बंडल या पैकेट होता है, उसका एक फिक्स अमाउंट होता है एनर्जी का जिसमें वो ट्रांसमिट होते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, so we will continue in next lecture. Thank you.